सो हाय गाइस, ये है चैप्टर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो मध्यकाल में किसी भी शासक ने इस भारतीय महाद्वीप में जैसे बड़े क्षेत्र पर राज्य किए हैं। तो जो भी इस उपमहाद्वीप पर साम्राज्य की स्थापना की है वह कार्य पूरा कर लेता था, लेकिन जो इस पूरे महाद्वीप में क्या इसकी वैरायटी बहुत सारा है, विविधताओं से भरा पड़ा है। इसलिए इसमें जो साम्राज्य स्थापित होता था वह शॉर्ट टर्म के लिए होता था, एक अल्प अवधि के लिए ही वह साम्राज्य स्थापित कर सकता था, मतलब कि उसका स्थायित्व नहीं था। लेकिन जब मुगल लोग आते हैं 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब वो आते हैं उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू करते हैं और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। और उन लोगों ने ही इस पूरे उपमहाद्वीप पर बड़े साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किए। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि मुगल लोगों ने कैसे मतलब यहाँ के प्रशासन किए और कैसे इस पूरे साम्राज्य को एक ढांचे में बांध कर रखे। एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आया है 16वीं शताब्दी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो 16वीं शताब्दी का मतलब होगा 1501 से 1600 एडी, ठीक है। और 17वीं का होगा 1601 से 1700 एडी, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता भी है। और इसमें दो वर्ड और हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। पहला है पूर्वार्ध, सेकंड है उत्तरार्ध। तो इसका मतलब होता है 1 से 50, इसका मतलब होता है 50 से 100। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला हूँ 16वीं सदी उत्तरार्ध, तो इसका मतलब क्या होता है 1651 से सॉरी तो 16वीं का मतलब होता है 1501 से 1600। तो और उत्तरार्ध है मतलब 551 से 1600, इसी टाइम पीरियड पर, ठीक है। इसका मतलब यही होगा 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध है। अगर इसको पूर्वार्ध होता तो इसका मतलब होता 501 से 550 तक। तो ये बात है, छोटी सी बात है, बट ये आपको परेशान कर सकता है। तो पहले जानते हैं कि मुगल लोग कौन थे। मैं इसमें यहाँ समझाना पसंद करता हूँ। तो जो मुगल है, मुगल जो महान शासक हुए हैं, इनके पूर्वज मतलब ये दो महान शासकों के उत्तराधिकारी हुए हैं। इनके माता की ओर से और एक है पिता की ओर से। तो माता की ओर से ये मंगोल चंगेज खां, और पिता की ओर से देखें तो ये होता है तैमूरी वंश, ठीक है। तो जो मुगल शब्द है वो लगता है कि मंगोल से निकला है, मंगोल से ही मुगल शब्द निकला है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मुगल बादशाह लोग, शासक लोग अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इनका रीज़न है चंगेज खां, क्योंकि चंगेज खां की जो प्रसिद्धि है या कुख्यात है वो है नरसंहार। इसी कारण से मुगल लोग अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो लोग अपने को
तैमूर के उत्तराधिकारी करने में गर्व महसूस करते थे। इनका रीज़न यह है कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये तो हो गया मुगल कौन थे। अब मुगलों के हम सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। इसको अपन यहाँ समझाते हैं। तो मुगल का भारत में स्थापना बाबर ने किया, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से 1530। तो जो इनके वंशज थे, मतलब मुगल को बाबर को क्या है, अपने पैतृक से फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त होता है और इसका टाइम पीरियड है 1494 में। फरगाना राज्य अपने पिता से मिलता है, ठीक है। तो मुगल की एक और शाखा थी, एक शाखा था बाबर और एक था उजबेगो, ठीक है। एक शाखा था बाबर और दूसरी शाखा उजबेगा। तो ये क्या, इन पे आक्रमण कर देते हैं बाबर पर। तो बाबर को अपने पैतृक जो उत्तराधिकारी है या जो संपत्ति है उसे छोड़नी पड़ती है और यह अनेक वर्षों तक इधर उधर भटकता रहता है और अंततः 1504 में काबुल पर, ये भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है, पर कब्जा करता है और 1526 में दिल्ली पर मतलब दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर। तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे पर कर लेता है कौन, बाबर के बारे में एक बात आपको याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोपों और गोलाबारी का पहला बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसको पानीपत की लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया और इसकी जीत का रीजन भी यही था। तो पहला है बाबर। तो कुछ फैक्ट है, इन फैक्टों को आपको याद रखना है। 1526, 1527, 1528 ये है पानीपत। सेकंड जो है खनुआ, थर्ड है चंदेरी। इसमें जो बाबर वर्सेस इब्राहिम और खनवा के युद्ध में बाबर वर्सेस राणा सांगा और चंदेरी की युद्ध में राजपूत। ये तीनों आपको याद रखना है। इसमें विनर भी बाबर होता है, इसमें भी विनर
इसमें भी विनर। तो ये तीनों लड़ाई बाबर विजेता होता है और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित करता है। ये तो हो गया बाबर। अब देखते हैं हुमायूं। जो जैसे कि अपना क्या है, अपने उपमहाद्वीप पर अभी भी जितने भी बंटवारे होते थे साम्राज्य, वह होते थे ज्येष्ठ पुत्र पर आधारित। मतलब साम्राज्य में जो भी साम्राज्य है उनको बड़े बेटे को दिया जाता था। बट ये जो है तैमूरी वंश बोलते हैं इसको, तैमूर वंश से संबंधित है मुगल। तो ये लोग क्या करते थे कि साम्राज्य की बंटवारा भाइयों के बीच कर दिए जाते थे। जैसे कि अगर उत्तराधिकारी दो है तो साम्राज्य को दो भागों में बांटकर साम्राज्य को विभाजित किया जाता था। तो कुछ ऐसा ही बाबर भी करता है। तो हुमायूं जो है अपने पिता के वसूयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा करता है और इसका जो भाई है मिर्जा कमरान, यह थोड़ा महत्वाकांक्षी होता है। मतलब ये इनके विरोधी गुटों से मिलकर, जिनमें अफगान हैं, अफगानों से मिलकर हुमायूं को साम्राज्य से निकलना पड़ता है। और शेर खान ने इसी टाइम पीरियड पर शेर खान, इसको याद रखना है आपको, 39 चौसा की युद्ध और 1540 कन्नौज, यह दोनों युद्ध शेर खान वर्सेस हुमायूं। और ये दोनों युद्ध का विजेता होता है शेर खान। तो हुमायूं को क्या होता है, अपने जान बचाकर ईरान की ओर भागना पड़ता है। ईरान में हुमायूं ने वहाँ पर एक जो सफाविद शाह एक राजा हुआ करता है, उनसे यह मदद लेता है और उसने 1555 में दिल्ली में पुनः कब्जा कर पाता है। और अगले ही साल एक इमारत में एक दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुनः प्राप्ति होता है दिल्ली को 1555 में, पुनः कब्जा कर लेता है हुमायूं के बारे में बस इतना याद रखना है। इसके भाई का नाम था मिर्जा कमरान। ये अफगानों से मिलकर हुमायूं को क्या करता है, अपने राज्य से निकलना पड़ता है। मतलब इस टाइम में क्या होता है, इन लोगों के बीच में थोड़ा इधर उधर उठक पटक चलता है, जिसमें हुमायूं फीका पड़ता है। फिर क्या है, शेर खान चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को 2 बार पराजित करता है, जिसे यह ईरान की ओर भाग जाता है। ईरान में वहाँ का एक शासक होता है सफाविद शाह, उनकी मदद से 1555 में पुनः कब्जा कर लेता है दिल्ली पर। अब देखते हैं कौन है, 3rd नंबर पर है अकबर। तो अकबर 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में सम्राट बनता है। उस टाइम भी मतलब इसका उम्र होता है 13 साल। तो इसके शासनकाल को हम 3 अवधियों में बांट सकते हैं, पहला, सेकेंड और थर्ड। तो जो पहला टाइम पीरियड है वह है 1500
56 से 1570। सेकंड वाला है 1570 से 1585। और थर्ड पीरियड को हम बांट सकते हैं 1585 से 1605। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो जो पहला अवधि है इसमें इसका संरक्षक होता है बैरम खां। और इसी टाइम पर सूरी और अन्य अफगान और निकटवर्ती राज्य जैसे कि मालवा, गोंडवाना तथा इसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम और मुगलों की दूसरी शाखा उज़्बेगाओं के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाता है इस टाइम पर। सेकंड टाइम है यहाँ पर सूरी, अफगान, उज़्बेगा के विरुद्ध अभियान चलाता है। सेकंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुजरात। तो सेकंड टाइम पीरियड पर गुजरात से स्टार्ट करता है अपने अभियानों को। उसके बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इसको लिख देते हैं बंगाल विद्रोह, बंगाल विजय अभियान स्टार्ट करता है। और इसका रीज़न ये है कि जब यह अपने भाई, इसका भाई का क्या नाम है, मिर्जा हकीम, जब मिर्जा हकीम विद्रोह कर रहा होता है तो यह जो स्टेट है जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन्होंने उनका साथ दिया होता है। यही रीज़न है कि अकबर इन सब में अपना विजय अभियान स्टार्ट करता है सेकंड टाइम पीरियड पर। और जो थर्ड है इसका टाइम पीरियड है 1585 से 1605। इसमें क्या है, कंधार पर कब्जा करता है। कंधार अफगानिस्तान का एक प्रांत है। और उसके बाद क्या होता था, जो लास्ट इसका टाइम है ना अकबर का, उसमें इसका पुत्र है सलीम। यह थोड़ा विद्रोही मानसिकता पर उतर पड़ता है, जिसके वजह से शासन थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आती है। और यही जो सलीम है आगे चलकर जहांगीर के नाम से विख्यात होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीनों शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले चुके हैं। अब चलते हैं जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या किया, अकबर के जो सैन्य अभियान थे उसको आगे बढ़ाया। इसने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगल की सेवा स्वीकार की इन्हीं के शासनकाल में। इसके बाद सिख, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल में इसके जो पुत्र हुए हैं, राजकुमार खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां कहलाता है।
इस इसने भी मतलब विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इसके इसके जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुर्रम, जो आगे शाहजहां नाम से प्रसिद्ध होता है। जहांगीर में कोई उतना खास इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, बस यही है कि इसके जो शासन के अंतिम साल में इसके स्वयं के पुत्र, जिसका नाम था खुर्रम, राजकुमार खुर्रम, जो आगे शाहजहां नाम से विख्यात होता है, वह थोड़ा विद्रोह कर देता है। अब चलते हैं शाहजहां। शाहजहां तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे हैं। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित भी हुआ। शाहजहां के शासनकाल में भी वैसे ही कोई इम्पोर्टेंट डाटा हमें देखने को नहीं मिलता है। होता क्या है, 1657 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें औरंगजेब, टोटल 4 भाई होते हैं। इसमें दारा सिकोहा प्लस 3 भाई। तो इन चारों भाइयों को यह मौत के घाट उतार देता है और अपने पिता शाहजहां को आगरा में कैद कर देता है। शाहजहां में भी इसमें इतना नहीं है, बस ये देखो कि शाहजहां के पुत्र औरंगजेब थे, जो उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय होते हैं और अपने पिता को आगरा में कैद कर देते हैं। अब चलते हैं औरंगजेब। तो इनके शासनकाल में बहुत विद्रोह होते हैं, जैसे कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम विद्रोह, अहोमों का विद्रोह करने लगता है। इन्होंने सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली है। औरंगजेब को भी अपने पुत्र अकबर का विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और इस अकबर को मुगल और दक्कन के सल्तनत का सहयोग भी मिला होता है, और अंततः यह ईरान की ओर भागकर चला जाता है। औरंगजेब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है, इन्होंने 1685 बीजापुर 1685 और 1687 गोलकुंडा, ठीक है। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, दोनों को अपने साम्राज्य में मिला देता है। इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठा, जो कि छापा मार पद्धति का उपयोग कर रहे थे,
के विरुद्ध अपने अभियान जारी रखता है और जिसका नेतृत्व यह स्वयं करता है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों का विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उत्तर पूर्व में तो यह अहोमों का विद्रोह का सामना करना ही पड़ता है और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। इसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं ये अकबर के शासनकालीन, एक बार देख लीजिए। तो इसमें जो बीजापुर है और गोलाकुंड, ठीक है, इसको किसने अपने साम्राज्य में मिला है? औरंगजेब। तो ये बात तो हम पहले ही बोल चुके हैं। ज्येष्ठ अधिकार नियम पालन नहीं करते थे। उत्तराधिकारी की विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यही है मुगलों का तरीका। तो मुगलों के साथ अन्य शासकों के साथ संबंध, जैसे कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगल के सत्ता के स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। कुछ जो राजपूत थे उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुगलों पर किया है और कुछ राजपूत जैसे कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत यह लंबे समय से मुगल सत्ता को इनकार करते हैं, परंतु जब वे हारते हैं तो मुगल ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया है और उन्हें जागीर और वतन मतलब बड़े बड़े जागीर प्रदान किए गए हैं। अभी देखेंगे जागीर क्या होता है या सिस्टम क्या होता है। तो अब हम जानेंगे साम्राज्य के जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें मनसबदार और जागीरदार, ठीक है, ये दोनों जो टर्म्स है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, बट मैं आपको इसको सिंपल टर्म में यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मनसबदार एक टर्म है और इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब या सरकारी हैसियत या पद मिला हो, ठीक है। मनसबदार मतलब जो मनसब से ताल्लुक रखने वाला, और मनसब क्या है? हैसियत या पद। तो मुगलों द्वारा यह श्रेणी व्यवस्था था। तो इनमें 3 कैटेगरी के अनुसार इसे श्रेणी को दिया जाता था। उसके 3 पैरामीटर होते थे। पहला है पद, सेकंड है वेतन, थर्ड है सैन्य उत्तरदायित्व। तो इसमें पद और वेतन का निर्धारण होता था जात से। इसका निर्धारण होता था जात से। जितना अधिक जात होगा उतना अधिक उनका पद और वेतन अधिक होगा। दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। अगर जात की संख्या, ये भी एक पद है, ठीक है, मतलब एक पैरामीटर है। तो जात जितना ज़्यादा होगा उसका पद भी उतना ऊपर होगा, ऊपर लेवल का, और उसका वेतन भी उतना अधिक होगा। सेकंड है सैन्य उत्तरदायित्व। यह भी मनसबदारों को सौंपे जाते थे और इन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़सवार
रखना होता था। तो मनसबदार क्या करते थे, अपने सवारों का निरीक्षण करते थे, सैनिकों का पंजीकरण करते थे और सैनिकों को वेतन देने के लिए वेतन भी देते थे। ठीक है। जो मनसबदार होते थे वो लोग सवारों का निरीक्षण करते थे, घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों को वेतन भी देते थे। तो मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्र करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदारों को कोई वेतन नहीं दिए जाते थे। उन्हें क्या होता था, जो उन्हें जागीर मिले जाते थे ना, जैसे कि हमने पुराने ही क्लास में पढ़े थे, सामंत, और इससे पहले दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे इक्ता, इक्तादार, मुक्ति। ठीक है, सेम वही वाले हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, अभी देखेंगे। तो जो जागीरदार प्रथा है, यह भी करीब करीब एकताओं के समान है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला है मनसबदार, सेकंड है इक्ता। तो इक्ता में क्या होता था, इसमें जो मुक्तियां होते थे, अब ये इलाका है, इसको बोलेंगे इक्ता, और इसमें कोई पर्सन है तो इस इलाके में रहेगा, इसका प्रशासन करेगा, उसके बाद इसके राजस्व से जो प्राप्ति होगा धन, उससे अपने प्रशासन का परिचालन करेगा। बट मनसबदार में क्या होता है, वह पर्सन कहीं और का होगा, मतलब ये जागीरदार है ना, जागीरदार है। तो इन्हें क्या होता था, जागीरों से केवल और केवल केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। किस सिस्टम में, जागीरदार, जागीरदार में। ठीक है। इक्ता में क्या होता था, वह उसी इलाके पे रहते थे, उस इलाके को बोला जाता था इक्ता, उसमें रहते थे, प्रशासन भी करना होता था, प्लस राजस्व एकत्र एकत्रित करते थे। लेकिन जागीरदार में वह किसी और इलाके का होगा और इसमें केवल और केवल राजस्व एकत्रित करेगा, वहां पर कोई भी किसी प्रकार का प्रशासन नहीं करना था। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जागीरदारी और इक्ता, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जागीर का मतलब आप इलाके को समझो, जागीर मीन्स इलाका। तो ये तो हो गया जागीरदार प्रथा। अब नेक्स्ट देखते हैं जब्त और जमींदार। मुगलों को आमदनी का प्रमुख साधन होता था किसानों के उपज से मिला हुआ राजस्व। और इसमें क्या होता था, कभी कभी जो गांव के मुखिया लोग या स्थानीय सरदार होते थे, उन्हीं के माध्यम से वह राजस्व प्राप्त करते थे, कि गांव के सभी किसान किसी स्थानीय सरदारों को अपने जो खेती का जो उपज है उसको देते थे, और वह स्थानीय सरदार फिर मुगलों को देते थे। तो इसमें जो भी, चाहे स्थानीय मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार, मुगल जो है उसके लिए एक ही शब्द का उपयोग करते थे, और उस शब्द का वह शब्द है जमींदार। ठीक है, जमींदार शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये क्या करता है,
10 साल की जो अवधि है उस टाइम में सावधानी पूर्वक जो कृषि भूमि होते हैं उनका सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करता है और प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर देता है। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांट देता है और प्रत्येक के लिए हर फसल के लिए जो राजस्व दर थी वह अलग अलग सूची बनाया मतलब बनाई गई थी इनके द्वारा, जो टोडरमल है उनके द्वारा। और इसी जो व्यवस्था जो टोडरमल ने चलाया उसे बोला जाता है जब्त। इसमें क्या किया जाता था, एक बार सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था, जो कर है उसको निश्चित कर दिया गया है, सूबा को राजस्व मंडल में बांट दिया गया है, हर फसल के लिए जो राजस्व दर थी वह अलग अलग थी और इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, जब्त। तो इसे बोलते हैं जब्त। ठीक है, ये भी है, इसको यहां से समझते हैं। तो अकबर के दोस्त हुए हैं अबुल फजल। ठीक है, अकबर इसके मित्र है अबुल फजल। अबुल फजल तो जो अबुल फजल अकबर जो है आदेश देता है कि शासनकाल का इतिहास लिखना है। तो जो अबुल फजल होता है उसने इसी इतिहास को 3 जिल्द में मतलब 3 पार्ट में लिखा है। तीन पार्ट में लिखना होता है और इसे सम्मिलित रूप में बोला जाता है अकबरनामा। इसके 3rd पार्ट को सेकेंड और फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो मुगल के पूर्वज होते हैं मतलब कि अकबर के पूर्वज, ठीक है, उनके बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में जो है तो अकबरनामा जो 3 जिल्द में थे। पहला में मुगल के पूर्वजों के बारे में विवरण दिया गया है। सेकेंड में अकबर के शासनकाल, अकबर के शासनकाल की घटनाएं। और जो थर्ड है इसको बोला जाता है आईने अकबरी। अकबरी इसमें जो अकबर के प्रशासन है इसमें सेना, राजस्व, साम्राज्य की भूगोल आदि का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, राजस्व, सेना, रीति रिवाज, इन सब के बारे में विस्तृत विवरण आईने अकबरी में देखने को मिलता है। आईने अकबरी अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको 3 जिल्द बोले जाते हैं। पहले में मुगलों के पूर्वज अर्थात अकबर के पूर्वजों के बारे में, सेकेंड में अकबर के शासनकाल की घटनाएं और थर्ड में जिसको आईने अकबरी कहा जाता है, इसमें अकबर के प्रशासन, राजस्व, सेना और रीति रिवाज इन सब के बारे में विवरण दिया गया है।
इससे पहले थोड़ा सा एक अब हम पढ़ेंगे अकबर के नीतियां। अकबर के नीतियों एक नजदीक से, ठीक है। तो प्रशासन का मुख्य अभिलक्षण अकबर ने तो निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की कृति अकबरनामा में हमें देखने को मिलता है, विशेषकर आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का तीसरा जिल्द है। तो अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों पर बटा गया था। साम्राज्य या कई जो प्रांत है उसमें बटा गया है, ठीक है। और इसको बोला जाता था सूबा। सूबा। और इसके जो प्रशासक होते थे, प्रशासक प्रशासक उसको क्या बोला जाता था? सूबेदार। और सूबेदार का कार्य क्या था? राजनैतिक प्लस सैनिक। तो साम्राज्य कई प्रांतों पर डिवाइड थे जिसको सूबा कहा जाता था। सूबा का प्रशासक सूबेदार होता था। इनका कार्य होता था राजनीतिक और सैनिक कार्य दोनों का निर्वहन यह करता था। प्रत्येक प्रांत में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का नाम है, इसे आपको जरूर याद रखना चाहिए। हर प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था। जिसे क्या कहा जाता था? दीवान। दीवान। और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों की सहयोग प्राप्त था। तो कुछ कुछ अधिकारियों हैं उसको हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि एक है बख्शी। ये तो आपको याद रखना है। दीवान एक वित्त अधिकारी होता था, ठीक है। और सूबे का प्रशासक होता था सूबेदार। तो अब कुछ अधिकारियां हैं और उनका क्या कार्य होता था इनको देख लेते थे। पहला है बख्शी। बख्शी यह सैनिक वेतन वेतना अधिकारी था। उसके बाद है सदर। सदर धार्मिक प्लस धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। अगर सीधी शब्दों में कहें तो सदर जो है वो धार्मिक कार्यों करने वाले मंत्री होते थे, धार्मिक मंत्री। उसके बाद है फौजदार। यह कौन होते थे? ये सेना नायक थे। और सेना का नेतृत्व या फौजदार करते थे। उसके बाद है कोतवाल। इससे पहले हमने जागीरदारी प्रथा पढ़े हैं, इसके कुछ टाइम पहले। तो उसमें जागीर होते थे, तो जागीर का जो पुलिस अधिकारी होते थे वह कोतवाल होते थे। जागीर के
पुलिस अधिकारी। तो ये है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, रिवीजन करने की तो ज़रूरत नहीं है, बक्सी आप देख लेना, इसको पीछे करके देख लेना, इम्पोर्टेंट है। तो 1570 में अकबर फतेहपुर सीकरी में था। फतेहपुर सीकरी में था। तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ क्योंकि जो अकबर है ना, वह धार्मिक विचारों के बारे में उनकी रुचियाँ थी अकबर का। तो वे क्या होते थे, जो उलेमा मुस्लिमों का धार्मिक नेता, ब्राह्मण और पादरी, इन सब के साथ धर्म के मामले में चर्चा शुरू करने के लिए इबादत खाना बनाता है। ये इबादत खाना, और इसमें क्या होता था, धार्मिक मामलों पर चर्चा होती थी। यह सुनने में इबादत खाना है तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ पूजा पाठ किए जाते थे, बल्कि यहाँ पर धार्मिक मामलों पर चर्चाएं की जाती थी। ये तो हो गया 1570 में, ठीक है। और अकबर के बारे में एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, सुलेह ए कुल, इसका मतलब होता है सर्वत्र शांति। इन्होंने धार्मिक मामलों में जो नियम लगाए हैं, उसे नियम को बोला जाता है सुलह ए कुल, मतलब कि सर्वत्र शांति। मतलब कट्टरता भावना उस टाइम पर देखने को नहीं मिलता है अकबर के ज़माने में। और इसी जो सुलह कुल है, इसको आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह ए कुल का मतलब होता है कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को समान नज़रों से देखना, मतलब सर्वत्र शांति। इसको हिंदी में तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में तो वृद्धि होती है। जैसे कि विदेशी यात्रियों जो उस टाइम पर आए हैं, उन्होंने यह तो बताया है कि यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धियाँ थी वह काफ़ी हाई लेवल की थी। बट जो कुछ जैसे मनसबदार थी, इनका क्या है, जैसे समय बढ़ते जाता है, यह एक जो राजकीय कोष थे उसमें एक बोझ बन के आता है। और 17वीं शताब्दी में क्या होता है, मुगल के जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग, इनके हाथों में बहुत सारा धन व शक्ति, धन और संसाधन इनके हाथों में चला जाता है। और यही कारण है कि 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। और जैसे मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ती हैं, ये लोग स्वयं की सत्ता, मतलब स्वयं के नए राज्य वंश स्थापना करने लगते हैं। जो कुलीन वर्ग हैं वो लोग अपने राज्य स्थापित करने लगते हैं। जैसे कि कुछ प्रांत है, जैसे कि हैदराबाद, अभी देखेंगे हैदराबाद,
अगर यहाँ पर नहीं होता है तो इसको हम कवर करेंगे जब 12th की एनसीईआरटी होगी तो। ठीक है, अभी हम हिंट दे देते हैं। जो कुलीन वर्ग थे उनके पास धन और शक्तियाँ एकत्रित होने लगे, जिनसे ये लोग जो केंद्रीय सत्ता थे उनका विरोध तो नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपना स्वयं का राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिए। और इनमें कुछ प्रांत हैं जैसे कि हैदराबाद, अवध, ये अपना खुद का नियंत्रण स्थापित करके राज्य यानी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए। यद्यपि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में 10वें अध्याय पर 7 की ही लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल के बाद कुछ राज्य स्वतंत्र स्थापित हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है।